अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं। अगर आप पेरिफेरी में काम कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अक्सर आपने पेशेंट देखने हैं, तो वो है ऑर्थोस्टैटिक सिंकपी। लेकिन इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले 3 टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर क्लिनिक के अंदर बैठे हुए हैं तो अक्सर आपको पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें चक्कर आते हैं। तो सबसे पहले आपने उनके चक्कर को डिफ़ाइन करना है, क्योंकि वर्टाइगो को भी लोग चक्कर कह रहे होते हैं, सिंकपी को भी लोग चक्कर कह रहे होते हैं और एटैक्सिया को भी लोग चक्कर कह रहे होते हैं। इन सब के सब को लोग जो आके बताते हैं, जो पेशेंट्स आके बताते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें चक्कर आते हैं। अब इनको तीन को डिफरेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके काजेज़ डिफरेंट हैं, इनकी मैनेजमेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट के चक्कर को डिफ़ाइन करना है कि वो वर्टाइगो है, वो सिंकपी है या वो एटैक्सिया है। फिर फर्दर उनके डिफरेंट काजेज़ हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिजीज़ के, जो हम अल्टीमेटली जो है फिर प्रूव करेंगे। वर्टाइगो क्या होता है? वर्टाइगो ये होता है कि या तो आपको अपनी सराउंडिंग की चीज़ें घूमती हुई महसूस हो रही हैं, या सराउंडिंग की चीज़ें घूमती हुई नहीं महसूस हो रही, अपना आप घूमता हुआ महसूस हो रहा है। तो आपने पेशेंट से स्पेसिफाई करके पूछना है कि आप जो कह रहे हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इन चक्कर से आपकी क्या मुराद है? क्या आपको आपके बाहर की चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हैं? स्पिनिंग मोशन को बेसिकली हम वर्टाइगो वर्टाइगो कहते हैं। तो या वो सराउंडिंग की स्पिनिंग मूवमेंट हो सकती हैं, या सराउंडिंग की स्पिनिंग मूवमेंट नहीं है, अपने हेड की स्पिनिंग मूवमेंट है। तो इन दोनों में से अगर कुछ ऐसा है तो वो जो चक्कर होंगे वो वर्टाइगो होंगे। तो वर्टाइगो की फिर एक डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस हैं, डिफरेंट काजेज़ हैं, जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। देन है सिंकपी। सिंकपी क्या होता है कि एब्रप्ट एंड ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि 1 से 2 सेकंड के लिए रहता है ब्रीफली, और उसके बाद जो है पेशेंट को कॉन्शियसनेस जो है वो वापस आ जाती है, और इसके बाद कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब पेशेंट ऐसे खड़ा है, खड़े खड़े अचानक से उस अनकॉन्शियस हुआ, गिर गया, टोन उसकी फ्लॉपी हो गई, और 1 से 2 सेकंड के ब्रीफ पीरियड के बाद उसको कॉन्शियसनेस रिगेन हो गई, और उसको कोई पोस्ट इक्टल जो है वो कन्फ्यूजन नहीं रहती, उसको बिल्कुल नॉर्मल की तरह होता है। ये एक ब्रीफ सा जो पीरियड होता है अनकॉन्शियसनेस का, जिसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और फ्लॉपी हो जाता है, इसको हम कहते हैं सिंकपी। एक टर्म होती है प्री सिंकपी। सिंकपी मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टेम्परेरी। तो अगर इससे पहले के कुछ अलामतें जो होती हैं, जैसे पेशेंट कहता है कि मेरी आँखों के आगे अंधेरा आता है, मुझे विजन ब्लर हो रही है, और फिर जाके वो कॉन्शियसनेस लॉस होती है, तो ये जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बिफोर सिंकपी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्री सिंकपी। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा बात करेंगे हम ऑर्थोस्टैटिक प्री सिंकपी के बारे में। सिंकपी में तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, हम बात करेंगे प्री सिंकपी के बारे में। अक्सर पेशेंट आपको यही कंप्लेन करते हैं कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता है, मेरी विजन ब्लर होती है, मुझे चक्कर आते हैं। तीसरा है अटैक्सिया। अटैक्सिया बेसिकली आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। अटैक्सिया बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाए तो इसको हम अटैक्सिया कहते हैं। अब अगर वो कोऑर्डिनेशन जो हमारी वॉकिंग के अंदर लॉस होगी, तो हम लड़खड़ाएंगे, हमें चक्कर जैसा फील होगा कि हम गिर रहे हैं, तो उसको भी पेशेंट जो है ना वो आके बताते हैं कि मुझे चक्कर आते हैं। तो आपने इनको क्लासीफाई करना है कि वेदर उनके चक्कर वर्टाइगो हैं, सिंकपी हैं या एटैक्सिया है। आपने एक चीज़ क्लासीफाई कर ली। यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है पोस्चरल ड्रॉप। पोस्चरल ड्रॉप समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज जो हम बात करें सिंकपी की, हमने देख लिया कि पेशेंट के चक्कर जो है वो वर्टाइगो नहीं है, वो अटैक्सिया नहीं है, वो सिंकपी या प्री सिंकपी की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सिंकपी के जो काजेज होते हैं उसको हम 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है कार्डियक सिंकपी, एक होती है रिफ्लेक्स सिंकपी, और एक होती है ऑर्थोस्टैटिक सिंकपी। कार्डियक सिंकपी जो सबसे डेंजरस होती है, और हमारा कंसर्न ही यही होता है सिंकपी के पेशेंट में कि हम रूल आउट करें कि ये कार्डियक सिंकपी तो नहीं है। तो एक होती है कार्डियक सिंकपी, एक होती है रिफ्लेक्स सिंकपी, जिसमें वेजोवेगल रिफ्लेक्स आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी, कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनी, किसी की डेथ की खबर सुनी, और अचानक से जो बेहोश हो जाता है बंदा,
तो वो वेज़ोवेगल रिफ्लेक्स वो भी एक सिंकपी की टाइप होती है। और तीसरी होती है ऑर्थोस्टैटिक सिंकपी। आज हमारा टॉपिक है ऑर्थोस्टैटिक सिंकपी और प्री सिंकपी। तो उसके लिए पोस्चरल ड्रॉप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है जिसके ज़रिए आप ये जो है पता कर सकते हैं कि इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है या नहीं है। उसमें क्या है, उसमें बेसिकली बिल्कुल आप पेशेंट को जो है वो लिटा देते हैं। एज यू कैन सी कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल लेटा हुआ है। आप पेशेंट को लिटा देते हैं और उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करवाते हैं, ताकि अगर वो चल के आया है या उसने कोई एक्सरसाइज वगैरह की है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो सेटल हो जाए। ऐसा ना होना कि उस टाइम आप ब्लड प्रेशर चेक करें और वो हाई आया हुआ हो और बाद में आप जब रिलैक्स होने के बाद चेक करें और वो कम हो गया हो, तो आपको लगे कि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। इसलिए मेक श्योर करना है कि पहले पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में ऐसे लेटा हुआ हो और 5 मिनट वो इसी पोजीशन में रहे, रेस्ट कर ले। उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, पल्स देखनी है। उसके बाद आपने उसको खड़ा करना है और 1 मिनट के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है बिठा के या खड़ा करके, और फिर 3 मिनट के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो अगर 3 मिनट्स के अंदर अंदर, खड़ा करने के 3 मिनट्स के अंदर अंदर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो पहले वाले से 20 मिलीमीटर कम हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर पहले 140 मिलीमीटर था, तो अब वो 3 मिनट के अंदर 120 या इससे नीचे आ गया है, तो आपकी पोस्चरल ड्रॉप पॉजिटिव है। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा फॉल करे तो ये भी आपकी पोस्चरल ड्रॉप को पॉजिटिव करा देता है। तो आइदर सिस्टोलिक बीपी 20 मिलीमीटर से ज़्यादा फॉल करे या डायस्टोलिक बीपी जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा फॉल करे, इस केस में आपकी पोस्चरल ड्रॉप पॉजिटिव है और इसका मतलब पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। सिम्टम्स वो किस तरह के आगे बताएगा, सिम्टम्स ये बताएगा कि ख़ास तौर पे जब मैं बैठा हुआ खड़ा होता हूँ या लेटा होता हूँ या बैठा होता हूँ और अचानक से खड़ा होता हूँ, तो मुझे चक्कर आते हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता है, मेरी नज़र जो है वो ब्लर होने लग जाती है। तो ये सिम्टम बताएगा और पोस्चरल ड्रॉप उसकी पॉजिटिव होगी, तो हम लेबल कर देंगे कि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। और अगर उसको सिंकपी या प्री सिंकपी हो रही है तो उसका काज भी ये है। नो डाउट हम दूसरे काजेज भी रूल आउट करेंगे, लेकिन पेरीफ्री में जो है आमतौर पे मोस्ट कॉमनली वो इस पेशेंट इस काज के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है उसको हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं उनके काजेज को। वन इज़ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, अनदर वन इज़ ड्रग्स एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम डिप्लीशन। सबसे पहले मैं इसका आपको मैकेनिज्म समझा दूं कि नॉर्मली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्यों नहीं होता और इन लोगों में क्यों होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम सिटिंग पोजीशन से या लाइंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, तो ड्यू टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी जो ब्लड है वो जो आपकी लोअर लिम्स की वेसल है उनके अंदर पूल अप हो जाता है। जब ब्लड वहाँ पे पूल अप हो जाता है तो वीनस रिटर्न आपका कम हो जाता है। तो वीनस रिटर्न कम होता है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी कम होता है, और जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये एक नॉर्मल है कि जब आप लाइंग पोजीशन से सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन नॉर्मली वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपके जो बैरो रिसेप्टर्स हैं और जो कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, वेन्स की कंस्ट्रिक्शन होती है और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। तो जब वेन्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है, अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। तो वो जो नॉर्मली ग्रेविटी की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हुआ था, हमारे कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म उसको वापस रिवर्स कर देते हैं। लेकिन सपोज़ करें एक पेशेंट को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है वेसल्स को जो कि कंस्ट्रिक्ट करवाती है और वीनस रिटर्न बढ़ाती है, अब वो सही काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा तो नॉर्मली कंपेंसेट जो हो रहा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अब वो कंपेंसेट नहीं होगा और पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी। अब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्यों हो सकती है? अगर तो ओल्ड एज पेशेंट है, आमतौर पे पेरिफेरी में आ रहे होते हैं जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है,
आप देखा होगा उनके रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, उनका स्टूप्ड पोस्चर होता है, मास्क्ड फेस होता है, और उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो ब्रेडिकाइनेजिया की तरफ होती हैं, डिफ़िकल्ट टू इनिशिएट मूवमेंट्स होती हैं। अगर ये सारे फीचर्स हैं, ओल्ड एज पेशेंट है, तो ये पार्किंसन है। पार्किंसन का एक फीचर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी है, तो ओल्ड एज पीपल में एक ये काज भी होती है। दूसरा, पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में भी न्यूरोपैथी है और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। तीसरी काज हमारे पास कॉमन ये है कि B12 डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तो उससे भी हमारे पास न्यूरोपैथी हो सकती है। इससे भी जो है वो कंपेंसेशन नहीं होगी और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। दूसरी काज बिल्कुल सिंपल सी है, वॉल्यूम डिप्लीशन। अगर ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काज है जब आप पेरीफ्री में डील कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स वहाँ पे डाइट अच्छी नहीं है, हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, खाते पीते नहीं है, तो वॉल्यूम डिप्लीशन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप ये वॉल्यूम उनकी करेक्ट कर दें तो काफ़ी हद तक उनकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और चक्कर बेहतर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये कोएक्स और ये कुछ जीपी प्रैक्टिशनर जो हैं वो इसलिए कामयाब हैं, क्योंकि जो भी बंदा आता है उसको ड्रिप लगाते हैं, वो बेहतर क्यों महसूस करते हैं पेशेंट, क्योंकि वो उनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। और जब उनको ड्रिप लगती है, साथ में विटामिन आयरन उसके अंदर डाल दिए, तो पेशेंट को थोड़ी अरसे के लिए जब फ्लूइड अंदर जाता है तो वो बेहतर महसूस करते हैं, और कुछ अरसे के बाद जब उसका असर ख़त्म होता है फिर वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, क्योंकि अब खा पी तो रहे नहीं है, एक ड्रिप कितना ही अरसा गुजारेगी। तो जब दोबारा होता है तो फिर आ जाते हैं, तो ये क्वैकरी जो है ये चल रही है। नहीं, उनको मैनेजमेंट का पीछे की अंडरलाइन काज इटियोलॉजी नहीं पता कि हम क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिस चल रही है, इससे पेशेंट को अच्छा फील होता है। पेशेंट को भी नहीं पता, वो जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो क्वैक्स बैठे उनको भी नहीं पता कि क्यों फील हो रहा है उनको अच्छा, और वो जो है ये करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। तो आप इसके पीछे की साइंस समझें कि उनको वॉल्यूम डिप्लीशन है, जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, जिसकी वजह से कमज़ोरी और चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, ये सिम्टम होते हैं। ऊपर से ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का फीचर भी बीच में होता है। तो अगर वॉल्यूम उसकी करेक्ट कर दी जाए तो काफ़ी हद तक उसकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो बेहतर हो सकती है। तो दूसरा काज वॉल्यूम डिप्लीशन हो गया। तीसरा है हमारे पास ड्रग्स। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करता है वेसल्स के ऊपर और उसको कंस्ट्रिक्ट कराता है वेन्स को। जब वेन्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो अंदर का ब्लड पुश होता है टूवर्ड्स द हार्ट, और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। तो अगर ऐसी ड्रग्स दें जो इस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दें, और क्लासिकली ये एसोसिएटेड है विद अल्फा ब्लॉकर्स, कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ये करवा सकती है, लेकिन क्लासिकली जो एसोसिएटेड है वो अल्फा ब्लॉकर्स के साथ है। तो हमने ड्रग हिस्ट्री लेनी है कि कोई ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होते हैं। लेकिन पेरीफ्री में ड्रग्स भी नहीं ले रहे होते, या तो ओल्ड एज है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का एक फीचर होगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो वॉल्यूम डिप्लीशन का फैक्टर होगा। तो इसलिए आपके पास जब भी कोई पेशेंट पेरीफ्री में आए और वो चक्कर की कंप्लेन करे, सबसे पहले आपने उनको कैटेगराइज करना है कि ये चक्कर वर्टाइगो है, ये चक्कर प्री सिंकपी है या सिंकपी है, या ये अटैक्सिया है। और अगर आपको पता चले कि ये सिंकपी प्री सिंकपी है, तो फिर आपने तीन चीज़ें सोचनी है कि या ये कार्डियोजेनिक है या ये नॉन कार्डियोजेनिक है। दो मेजर कर लेते हैं, या ये कार्डियोजेनिक है या ये नॉन कार्डियोजेनिक है। अगर नॉन कार्डियोजेनिक है तो क्या ये रिफ्लेक्स है या ये ऑर्थोस्टैटिक है। अगर ऑर्थोस्टैटिक है तो फिर आपने पोस्चरल ड्रॉप देखनी है उसकी। पोस्चरल ड्रॉप अगर पॉजिटिव है तो इन तीन में से कोई एक काज होगी।